लोकतंत्र में देखिए, जीत और हार सिर्फ नारों से तय नहीं होती। असल कहानी तो जमीन पर होती है, आंकड़ों में होती है और लोगों की आवाज में होती है। आज हम उत्तराखंड के एक विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर की कहानी के जरिए इसी जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। ये किसी पार्टी विशेष का विश्लेषण नहीं है, बल्कि गवर्नेंस और जनता के बीच के रिश्ते की पड़ताल है। तो हमारी कहानी का केंद्र है उत्तराखंड का ये धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र। लेकिन यहां जो हो रहा है, जो चुनौतियां हैं, जो अवसर हैं, वो सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। आप देखेंगे कि धर्मपुर की कहानी में हमें पूरे भारतीय लोकतंत्र की एक झलक दिखती है। तो चलिए इस आईने में जरा झांक कर देखते हैं। हर राजनीतिक कहानी की शुरुआत होती है लोगों से, और धर्मपुर में लोगों की भावनाएं, उनकी शिकायतें, सब कुछ इन 3 शब्दों में सिमट जाती हैं। रहनुमा मिले ही नहीं। सोचिए, ये एक लाइन अपने आप में कितनी बड़ी कहानी कह रही है। ये बताती है कि जनता और उनके नुमाइंदों के बीच एक बहुत गहरी खाई बन चुकी है। और ये खाई कोई हवा में नहीं है, ये तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। गड्ढों से भरी सड़कें, बारिश में जाम हो जाने वाली नालियां, युवाओं के लिए नौकरियों की कमी, पानी की किल्लत, और इन सब के ऊपर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का एहसास। जब ये सब मुद्दे लोगों के मन में घर कर जाते हैं, तो वही चुनावी नतीजों की जमीन तैयार करते हैं। तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम धर्मपुर की नब्ज को महसूस करेंगे, फिर चुनावी नतीजों को डिकोड करेंगे, हार के कारणों की चीर-फाड़ करेंगे, पार्टी के अंदर की खाई को देखेंगे, और आखिर में एक नए ब्लूप्रिंट और विश्वास बनाने की ठोस रणनीति पर बात करेंगे। तो चलिए अब लोगों की भावनाओं और शिकायतों से आगे बढ़कर उन ठोस आंकड़ों पर आते हैं जो 2022 के चुनाव की असली कहानी बताते हैं। क्योंकि राजनीति में हर कहानी के पीछे कुछ नंबर जरूर होते हैं। 10,090 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 2022 के चुनाव में हार का अंतर था। यही वो पहेली है जिसे हमें आज सुलझाना है। सवाल ये है कि ये 10,090 वोट आखिर गए कहां, और सबसे जरूरी, क्यों गए? तो नतीजा क्या रहा? देखिए, बीजेपी को मिले करीब 49% वोट, कांग्रेस को मिले लगभग 41%। लेकिन असली कहानी वो इस 10% में छुपी है। वो वोट जो बाकी उम्मीदवारों में बट गए। ये एक बहुत बड़ा संकेत है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखिए, ये कोई एक रात में नहीं हुआ। अगर हम पिछले दशक को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 2012 में कांग्रेस का वोट शेयर 50% से ज्यादा था, जो 2022 तक आते आते 40% पर सिमट गया। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी पकड़ लगातार मजबूत की। और एक और दिलचस्प बात पर गौर कीजिए, वोट देने वाले लोग भी कम हुए। मतदान 62% से घटकर 57% रह गया। ये गिरावट भी अपने आप में एक कहानी है। तो ये आंकड़े हमें बता क्या रहे हैं? चलिए अब इन नंबरों के पीछे की कहानी को परत दर परत समझते हैं। उन वजहों को जोड़कर देखते हैं जिन्होंने मिलकर 2022 का नतीजा तय किया। याद है वो 10% वोट? यहां उसका असर साफ साफ दिखता है। जब एक सीट पर कई उम्मीदवार खड़े होते हैं तो अक्सर विपक्ष का वोट बट जाता है। 2022 में भी यही हुआ। निर्दलीय और छोटी पार्टियों ने मिलकर लगभग 7% वोट काट लिए, और जहां हार जीत का अंतर ही 10,000 वोटों का हो, वहां ये 7% वोट निर्णायक साबित हुए। तो देखिए, हार की कोई एक वजह नहीं होती, ये तो कई चीजों का एक मिला जुला असर था। जातीय समीकरण बदले, मतदान में गिरावट आई जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ, उम्मीदवार के प्रति लोगों का भरोसा कम हुआ था, वोट बटे, और शायद सबसे जरूरी, विपक्ष की तरफ से एक मजबूत स्थानीय कहानी की कमी थी जो लोगों से जुड़ पाती। और यहीं पर हमें एक पल रुककर सोचना होगा। एक स्वस्थ लोकतंत्र सिर्फ आंकड़ों और जीत हार का खेल नहीं है। इसकी नींव इस बात पर टिकी है कि हम सार्वजनिक बहसों में कितनी गरिमा और जिम्मेदारी दिखाते हैं, क्योंकि इसी से एक जागरूक समाज बनता है जो सही और गलत में फर्क कर सके। अब हम और गहराई में उतरते हैं। बाहरी वजह तो थी ही, पर असली कहानी तो पार्टी के अंदर की थी। हम बात करेंगे उन आंतरिक कमजोरियों और विश्वास की उस कमी पर जिसने बाहरी चुनौतियों को और भी बड़ा बना दिया। यह सिर्फ एक चुनाव हारने की बात नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा मसला है। यहां 2 तरह की समस्याएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ उम्मीदवार की अपनी छवि की मुश्किलें थीं, पुराने नेता की पहचान, विश्वसनीयता में कमी, और दूसरी तरफ पार्टी का जमीनी संगठन पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। कार्यकर्ता हताश थे और बूथ स्तर पर कोई नेतृत्व ही नहीं था। डिजिटल दुनिया में मौजूदगी तो ना के बराबर थी।
तो सवाल ये उठता है कि जब कोई राजनीतिक ताकत अंदर और बाहर दोनों तरफ से इस तरह कमजोर हो तो वो फिर से अपने पैरों पर कैसे खड़ी हो सकती है? यही वो बड़ा सवाल है जो हमें समस्या से समाधान की ओर ले जाएगा। तो चलिए अब सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करते, अब आगे के रास्ते पर ध्यान देते हैं। ये हिस्सा उन ठोस रणनीतियों के बारे में है, उन एक्शन प्लान के बारे में है जो जमीन पर असल बदलाव ला सकते हैं। इस नई शुरुआत का दिल है चतुर्मुख सिद्धांत। ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, इसका मतलब बहुत सीधा है। ये एक 4 आयामी रणनीति है जो 4 ताकतों को एक साथ लाती है: चुनावी ताकत, नैरेटिव की ताकत, संगठन की ताकत और संसाधनों की ताकत। जब ये चारों मिलती हैं तो एक नई राजनीतिक ऊर्जा पैदा होती है। चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। पहली ताकत है चुनावी, यानी उन वोटर्स पर फोकस करना जो किसी भी तरफ जा सकते हैं और बूथ को फिर से एक्टिव करना। दूसरी है कहानी की ताकत, यानी लोकहित या पीपल्स वेलफेयर पर एक सकारात्मक उम्मीद जगाने वाली कहानी बनाना। तीसरी है संगठन की ताकत, डिजिटल टूल्स की मदद से पार्टी मशीनरी को फिर से खड़ा करना। और चौथी संसाधनों की ताकत, यानी पैसे का सही इस्तेमाल, सही जगह पर सही प्रचार के लिए। और ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान है। 90 दिन का एक प्लान। पहले 30 दिन सिर्फ नींव बनाने के लिए, बूथ कमेटी, वॉलंटियर ट्रेनिंग। अगले 30 दिन लोगों से सीधे जुड़ने के लिए, घर घर जाना, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना। और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत से वोटर्स को बूथ तक लाने के लिए। हर चरण का एक ही मकसद, विश्वास वापस जीतना। अब हम अपने विश्लेषण के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये सारी रणनीति, ये सारे प्लान, इनका असली मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है। इनका असली मकसद है जनता के साथ विश्वास का वो रिश्ता फिर से बनाना जिसे हम सही मायनों में शासन या गवर्नेंस कहते हैं। देखिए, विश्वास बातों से नहीं बनता, उसे काम से कमाना पड़ता है। इसके लिए उम्मीदवार को कुछ बहुत ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले सार्वजनिक रूप से अपनी पुरानी गलतियां मानना। हर हफ्ते बिना नागा लोगों के दरवाजे पर दरबान लगाकर उनकी शिकायतें सुनना और अपने संदेश को सिर्फ 3 चीजों पर केंद्रित करना: कल्याण, विश्वास और स्थानीय नौकरियां। रोज लोगों के बीच रहना होगा। और आज के इस डिजिटल दौर में विश्वास का एक और बहुत जरूरी पहलू है लोगों के डेटा की सुरक्षा। जब सरकार या कोई राजनीतिक दल नागरिकों का डेटा इकट्ठा करता है तो उनकी प्राइवेसी की रक्षा करना और उनकी सहमति का सम्मान करना एक पवित्र कर्तव्य बन जाता है। भारत के नए डीपीडीपी कानून की भी यही मूल भावना है। तो अंत में बस एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए: चुनाव सिर्फ जीतने का नाम नहीं है। चुनाव दरअसल शासन करने का अधिकार कमाने का एक मौका है। इलेक्शंस आर अबाउट अर्निंग द राइट टू गवर्न। और ये हक, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करके और उनके विश्वास को जीत कर ही कमाया जा सकता है।